जय हिंद मेरे डियर साथी, मैं आपका साथी विकास कुमार और आज हम देखने वाले हैं डी फार्मा सेकेंड ईयर का चैप्टर नंबर फर्स्ट बायोकेमिस्ट्री एंड क्लिनिकल पैथोलॉजी। चैप्टर नंबर फर्स्ट का लेक्चर नंबर 2 है। ठीक है, इसके पहले हम बायोकेमिस्ट्री का इंट्रोडक्शन, मैक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है, माइक्रोमॉलिक्यूल क्या होता है, डिटेल में हम देख चुके हैं। आज हम देखने वाले हैं सेल एंड इट्स बायोकेमिकल ऑर्गेनाइजेशन। उसके बाद आपका स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री आएगी और ये पूरा चैप्टर की एंडिंग हो जाएगी। ठीक है, तो इसे आप ध्यान से सुनिएगा। जो भी चीज़ यहाँ पर लिखी गई है बहुत सारे बुक के रेफरेंस से ली गई है और इजी से इजी लैंग्वेज यहाँ पर यूज की गई है। ठीक, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं आपका प्यारा सा वीडियो। ठीक, तो हम सबसे पहले जानते हैं सेल होता क्या है, जो आप पहले भी पढ़ चुके हैं भैया। सेल इज द स्ट्रक्चरल फंक्शनल यूनिट ऑफ ऑल लिविंग ऑर्गेनिज्म। मतलब क्या रखा है, सेल क्या होता है, किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म की सबसे छोटी यूनिट होती है। क्या होती है, छोटी यूनिट, यानी स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट होती है जो किसी भी ऑर्गेनिज्म को बनाने के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होती है। पहले सेल आता है, सेल से टिश्यू आता है, फिर आर्गन आता है। तो ये सब देखो पढ़े होंगे ना, आर्गन सिस्टम बॉडी बन जाती बनने से। ठीक, तो इसी को हम यहाँ से लिखा पहला सेल, तो लिखा है सेल इज द स्ट्रक्चर फंक्शन यूनिट ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। अब नेक्स्ट पॉइंट में क्या लिखा है, नेक्स्ट पॉइंट में लिखा है बायोमॉलिक्यूल इज बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ द सेल। मतलब बायोमॉलिक्यूल क्या है बताओ, सेल है तो सेल के अंदर क्या क्या केमिकल हम पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, क्या क्या केमिकल है उसे पहले भी पढ़ चुके हैं। तो लिखा बायोमॉलिक्यूल इज ए बिल्डिंग ब्लॉक ऑफ सेल, क्योंकि बायो मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म, मॉलिक्यूल मतलब जो केमिकल प्रेजेंट है उसी को हम क्या बोलते हैं, बायोमॉलिक्यूल बोलते हैं। अब क्या होता है, सेल किससे बना, प्लाज्मा मेम्ब्रेन की बात की जाए तो किससे बना, प्रोटीन फास्फोलिपिड से बना। सेल सेलुलोज से बना है। सो ये ऊपर वाली लेयर होती है जिसे सेल वॉल बोलते हैं, किससे बना, सेलुलोज से बना, यानी शुगर। अब आ जाते हैं इधर, क्या ग्लूकोज वगैरह में टूट जाएंगे भरने से, तो बताओ एक छोटे छोटे मॉलिक्यूल से मिलकर बने होते हैं। तो उसी को यहाँ पर क्या हो गया, लिखा गया हुआ। ठीक है, तो ये लिखा गया। देखिए ह्यूमन कंटेंट लगभग कितना, 1 लाख से 10,000 से लेके 1 लाख मॉलिक्यूल वहाँ पर प्रेजेंट होते थे। यहाँ पर लिखा गया 1 लाख टाइप ऑफ मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं। इस समय स्टडी देखी जाए तो हम कईयों का कर चुके हैं। जैसे हम एक सेल लेवल पे आराम से किसी भी चीज़ को चुटकियों में खेल सकते हैं और केमिकल के जरिए उसे हम क्या कर सकते हैं, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को। अब चलो हम सिंपल सा एक छोटा सा एग्जांपल लेते हैं यूनिसेलुलर का। अब बताओ यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो क्या क्या चीज़ प्रेजेंट होता है। एक छोटे से छोटे ऑर्गेनिज्म में देखा जाए तो वाटर प्रेजेंट है, फास्फोलिपिड प्रेजेंट है, प्रोटीन प्रेजेंट है। ये छोटे लेवल पे। अब हम इतने बड़े हैं तो हम सब लोगों में हजारों टाइप के, कईयों हजार टाइप ऑफ द मॉलिक्यूल प्रेजेंट होते हैं एट टाइम। ठीक, कुछ यहाँ पर लिखा हो गया मेजर कॉम्प्लेक्स बायोमॉलिक्यूल के बारे में यहाँ से लिखा गया। इसे आप ध्यान से सुनिएगा क्योंकि इस पर क्वेश्चन पूछे जाता आगे चल के। इसी चैप्टर पे भी क्वेश्चन पूछा जाएगा। ये चैप्टर खत्म होने के बाद आपको क्या कर दिया जाएगा, जितने एमसीक्यू 10 मोस्ट इंपोर्टेंट एमसीक्यू को आपको जरिए कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। तो सबसे पहले प्रोटीन बिल्डिंग ब्लॉक मतलब सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर लिख देते हैं। स्मॉलेस्ट यूनिट यहाँ पर लिखी गई। जैसे मान लेते हैं घर बनाना तो घर की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, ईंट हो गई। तो इसीलिए प्रोटीन बनाना तो सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो जाएगी, अमीनो एसिड हो जाएगी। क्या हो जाएगी, अमीनो एसिड। डीएनए की सबसे स्मॉलेस्ट यूनिट क्या होती है, डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियाइड होती है। क्या होते हैं, न्यूक्लियोटाइड्स होता है। जो आप न्यूक्लियोटाइड पहले भी बता चुके हैं क्या होता है। यदि पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो आप पहला वीडियो देखिएगा तो थोड़ा सा कॉन्सेप्ट और क्लियर होगा आपका। ठीक, तो ये आपका डीएनए डीऑक्सीराइबो न्यूक्लियोटाइड होती है। आरएनए देखा जाए तो क्या होता है, राइबो न्यूक्लियोटाइड होता है। ठीक, अब पॉलीसेक्राइड में क्या आ सकता है, ग्लूकोज आ सकता है, ग्लाइकोजन आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। ठीक है, जैसे अभी इसमें ग्लूकोज है तो ग्लूकोज की अब यदि तोड़ा जाए तो इसमें देखो क्या निकलेगा, कार्बन निकलेगा, हाइड्रोजन निकलेगा, ऑक्सीजन निकलेगा, यही तो निकलेगा मेरे भाई। तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट क्या हो गई, कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन प्रेजेंट है, जो ग्लूकोज के अंतर्गत देखा जाता है। यदि लिपिड की बात की जाए तो लिपिड में क्या होता है, फैटी एसिड, ग्लिसरॉल वगैरह प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो इसकी स्मॉलेस्ट यूनिट ये सारी चीजें प्रेजेंट है इसमें। ठीक है, तो इतनी थी किसके बारे में, एक सेल के लेवल पे देखा जाए तो इतनी चीजें हैं प्रेजेंट, छोटी सी छोटी लेवल पे। एक टेबल हम आपको दिखाते हैं एनसीईआरटी में। ठीक है,
अभी आपको ज़्यादा समझ में आ जाएगा सेलुलर मास वगैरह। ठीक, अब देखिए इतना चीज़ें हैं। अब यहाँ से देखिए एक प्यारा सा वीडियो यहाँ पर देख रहे थे, एवरेज कंपोजिशन ऑफ सेल। एक सेल में देखा जाए तो इतने कंपोजिशन प्रेजेंट है। देखिए क्या लिखा, वाटर लगभग, यानी कि ये सब परसेंटेज में दिया है, परसेंटेज ऑफ द टोटल सेलुलर मास। वाटर कितना परसेंट, 70 से 90% प्रेजेंट है। प्रोटीन की बात की जाए तो 15 से यानी 10 से 15% जो ऑर्गेनिक है। कार्बोहाइड्रेट 3% प्रेजेंट है। लिपिड देखा जाए 2%, न्यूक्लिक एसिड 5 से 7%। ये नीट में पूछा गया क्वेश्चनों में से एक है ये वाला। ठीक है, न्यूक्लिक एसिड हमारे अंदर कितना परसेंट पाया जाता, तो 5 से 7% पाया जाता। और आयन होते हैं, आयन में क्या हो सकते हैं, पोटेशियम आयन, सोडियम आयन, क्लोरीन आयन, ऐसे बहुत सारे आयन यहाँ से हो सकते हैं। ठीक, तो ये हो गया आयन 1%, कितने परसेंट, 1% पाए जाते हैं। अब तुम सोच लो कि इतने छोटे छोटे ऑर्गेनिज्म में, ठीक है, एक सेल में इतने सारे कंपोजिशन पाए जाते हैं जो सेलुलर मास के परसेंटेज पे हमें दे रखा, तो इस पे भी पूछ सकता। तो इसी को हमने यहाँ बना दिया, उस जो बिल्डिंग ब्लॉक है उसी को हम यहाँ से, न्यूक्लिक एसिड में डीएनए आरएनए दोनों इंक्लूड है बेटा। ठीक है, जो कम अमाउंट में हमारे सेल के अंतर्गत पाया जाता है। ठीक, तो ये था सेलुलर के बारे में। ठीक, अब हम आ जाते हैं किस पे, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी। मतलब आप यदि फार्मेसी में बायोकेमिस्ट्री यदि पढ़ लेते तो आप कहाँ कहाँ जा सकते हैं अपना कैरियर बनाने के लिए, उसी को क्या बोला जाता है, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री इन फार्मेसी बोला जाता है। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले यहाँ से 1 नंबर से, आप ध्यान से सुनिएगा। ठीक, तो सबसे पहले ड्रग्स फार्मूलेशन। ड्रग्स फार्मूलेशन क्या होता है, किसी भी ड्रग्स को क्या क्या फार्मूला उसमें प्रेजेंट है। एक छोटे लेवल पे हम बात करते हैं, जैसे यहाँ पर जीरो डाल पी या एस पी की बात कर लेते हैं। ठीक, यहाँ से क्या हो जाएगा, डी जीरो डाल पी की बात की ले, तो जीरो पार्ट में क्या होता है, एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल होता है, पीसीएम होता है, एसाइक्लोफेनेक पैरासीटामॉल होता है। तो ये बताओ उसका एसाइक्लोफेनेक का स्ट्रक्चर आप देखेंगे एकदम डिटेल में। ठीक है, देखेंगे डिटेल में, नहीं तो आप देखे होंगे किसमें, आप जब केमिस्ट्री पढ़े होंगे फर्स्ट ईयर में, तो उसमें भी आप देखेंगे पैरासीटामॉल का स्ट्रक्चर देखे होंगे। तो ये बताओ क्या हो गया, ये सब स्ट्रक्चर यदि आप जाने जाएंगे तो अब बायोकेमिस्ट्री आपके लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाएगी। अब जब इंडस्ट्रीज वगैरह में जाएंगे ना, तो इसी से आप खेलेंगे। एसाइक्लोफेनेक का स्ट्रक्चर भरने से डायग्राम बनाना नहीं रहेगा, अब तो कंप्यूटराइज रहता है, एसाइक्लोफेनेक डाले स्ट्रक्चर भरने से चला आता है। ठीक, तो एसाइक्लोफेनेक हो जाएगा। तो इन कोई भी मेडिसिन का क्या क्या फार्मूलेशन है, किसी भी ड्रग्स का क्या क्या फार्मूलेशन है, अब बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत ही समझेंगे। और उसका एक्चुअल में कहाँ पर यूज है, ये भी आप इसी में बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत देखेंगे। अब आते हैं, ये समझ में आएगा तो दूसरे नंबर पे आते हैं हाफ लाइफ। ये मोस्ट इंपोर्टेंटों में से एक है, हाफ लाइफ। किसी भी ड्रग्स को खाते हैं तो कुछ समय के बाद अपना हाफ लाइफ में कन्वर्ट हो जाता है। जैसे मान लेते हैं आप कितना, 500 mg का कोई आप ड्रग्स लिए हैं, 500 mg या 600 mg, तो हमने 500 mg ले रखा। ठीक है, 500 mg मान लेते हैं ड्रग्स ले रखे, कुछ समय के बाद अब डिपेंड करता है उसकी सॉल्युबिलिटी पर, उसका क्या होगा प्रिजर्वेटिव पर, और सारी चीज़ें कितना एक्टिव है, डिजॉल्व होने में कितना एक्टिव है वो एक्शन करने में। तो 500 से कितना हो जाएगा आपका 250 mg, कितना बच जाएगा 250 mg। बताइए कुछ ही समय में क्या हो गया, 250 mg हो गया कि नहीं। अब ये 250 mg आगे टूट के कितना हो जाएगा 125 mg। ठीक है, 125 mg हो जाएगा। तो ये जो टूट रहा है, तो बताओ इसके हाफ लाइफ में क्या हो रहा है, कन्वर्ट हो रहा है। तो इसमें भी आप आराम से बायोकेमिस्ट्री यदि पढ़ जाएंगे तो जान जाएंगे कौन से मेडिसिन का क्या क्या रोल है और हाफ लाइफ इसकी कितनी है। जैसे डॉक्टर नहीं बोलता कि अच्छा ये एक टाइम लेना, तो उसका मतलब हाफ टाइम ज़्यादा लंबा है, मतलब यदि एक बार खा लिए हैं तो लगभग 12 से 15 घंटा, इतना घंटा चल सकता है। ठीक है, और यदि मान लेते तो कुछ ड्रग्स ऐसे होते कहते हैं सुबह शाम लेते हैं, कुछ ड्रग्स ऐसे होते कहते हैं सुबह शाम दोपहर 3 टाइम लेते, क्योंकि उसकी हाफ लाइफ क्या होगा कम है, मगर एक्शन बड़ा तगड़ा है। ठीक, तो ये सब भी आप क्या कर सकते हैं, इसी में आराम से देखेंगे। यानी 3 नंबर पे आते हैं। 3 नंबर में क्या दे रखा, बायोकेमिकल टेस्ट। अब किसी भी बायोकेमिकल टेस्ट में क्या क्या देख सकते हैं आप यहाँ से। ठीक, तो यहाँ से बायोकेमिकल टेस्टेज भी आराम से आप देख सकते हैं। बायोकेमिकल टेस्टेज वगैरह कैसे देखेंगे, जैसे मान लेते हैं किसी ड्रग्स की हाफ लाइफ कितना, कब वो एक्सपायर होगा, कब मैन्युफैक्चर किया गया, कितने डेट पर एक्सपायर हो जाएगा, तो अब बायोकेमिकल टेस्टेज में इसी को आप देखेंगे। ठीक है, तो बायो मतलब
समझे रहेगा बायोकेमिकल टेस्ट मान लेते हैं कोई ड्रग्स है, चलिए हम ड्रग्स का मान लेते हैं कोई एक पीसीएम ले लेते हैं, पैरासीटामॉल पीसीएम ले लेते हैं, ठीक पीसीएम है तो ये मान लेते हैं कब बना 2020 में बना या 2000 हम 23 में इस समय चल रहे हैं तो कहें 30 बोल रहे हैं सर जी 20। अब बताओ इसका जैसे मान लेते हैं लाइफ टाइम कितना 2025 में ये क्या हो जाएगा खत्म हो जाएगा। तो ये टेस्टिंग की जाती है कि इसमें प्रिजर्वेटिव जो ऐड किया गया है इसकी हाफ लाइफ कितना है और ये कब एक्सपायर होगा। तो ये सब कुछ देखने के लिए हम बायोकेमिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत देखते हैं, ठीक। यदि ये आप पढ़ लेंगे तो आप किसी भी ड्रग्स का भन्न से टेस्टिंग कर देंगे, ठीक। अब क्या होगा ड्रग्स स्टोरेज, ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चनों में से एक क्वेश्चन है। जैसे मान लेते हैं आपको जैसे कुछ इंसुलिन दे दिया जाए या कुछ वैक्सीन दे दिया जाए तो उसका नहीं लिखा रहता है ड्राई एंड कूल पैलेस, या देखा जाता है यदि आप दवा वगैरह पे देखेंगे तो यहाँ पर दवा है इस पे तो नहीं है, ठीक है, इसमें नहीं है, इसमें केमिकल कट गया है, ठीक। तो यहाँ पर स्टोरेज देखा जाए तो आपको इंसुलिन कहाँ पर स्टोरेज करना कहते हैं फ्रीजिंग पॉइंट, फ्रीजिंग से बिलो पॉइंट पे रखना, इतने टेम्परेचर पे रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चनों में से एक है, ठीक है। ड्रग्स स्टोरेज आपको नॉलेज होना चाहिए भाई, ठीक है, क्योंकि आप देखिए फार्मेसी में यदि जाएंगे तो आप दवा इधर उधर रख देंगे तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी, ठीक। मगर यूपी है भाई, ठीक है, हम दिल्ली में गए थे तो वहाँ पर जैसे कोई भी इंसुलिन है तो इंसुलिन में आइस पैक में आराम से बंद होकर आती थी, मतलब उसकी जो एज होती है उससे क्या होती है उसकी जो एक्टिव केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट होता है प्रिजर्वेटिव उसमें ऐड किया जाता है वो लॉस नहीं होना चाहिए। अब बताओ यहाँ पर हम देखते हैं गत्ते में रख के उठा लाख दे देते हैं भाई इंसुलिन वैक्सीन वगैरह, ठीक है। तो वैक्सीन इंसुलिन बहुत ही इंपॉर्टेंट है। जैसे पोलियो वायरस देखेंगे, पोलियो जो वैक्सीन पिलाया जाता था एक बंद कंटेनर में होता, उसमें भी आइस पैक होना चाहिए, मगर आशाएं जो होती हैं क्या करें पैसा बचाने के चक्कर में, ठीक है, खुद ही सरकार को धोखा दे रही भाई, ठीक है। मगर अब तो पोलियो इस समय पूरा दुनिया से क्या होगा खत्म हो गया, बहुत अच्छी बात है, ठीक। इंडिया क्या होगा पूरी कंट्री को, अब सोचो पूरी कंट्री को इंडिया पोलियो की जो वैक्सीन होती है पूरा फ्री में दे रहा, अभी तक भी दे रहा है, तुम सोच सकते हो, ठीक। इंडिया इज ए ग्रेट, ऐसा तो बोला जाता है इंडिया इज ए ग्रेट, ऐसा नाम भी है, ठीक है भाई, दिल में है, ठीक है। तो ड्रग्स स्टोरेज मोस्ट इंपोर्टेंट व्यू है आपके लिए, ठीक है। किसी भी ड्रग का कैसे स्टोरेज किया जाता है आप देखिए अच्छे से, ठीक है। ये देख लग सकते हैं यहाँ से आप, ठीक है। मान लेते हैं आप एंजाइम, कुछ एंजाइम है कुछ फिक्स टेम्परेचर पे ही क्या कर सकते हैं अपना एक्टिव रहते हैं। जैसे अब दही हो गया, दही मान लेते बहुत ज़्यादा गर्मी रहेगी तो मतलब जो एंजाइम रहेंगे जो उसमें बैक्टीरिया हो तो उतने टेम्परेचर पे ग्रो नहीं कर पा रहे, मर जाएंगे, ठंडी आएगी तब भी नहीं ग्रो करेगा। तो एक ऑप्टिमम टेम्परेचर होता है जिस पे क्या हो गया उस एंजाइम को, वैक्सीन को, किसी भी चीज़ को, हार्मोन को उस रखना है कि उसमें आराम से वो रिएक्शन कर सके। तो स्टोरेज कंडीशन भी मोस्ट इंपॉर्टेंट एक है, ठीक। अब आते हैं स्कोप आप पांचवे पे, ये तुम्हारा कहना चौथा था, ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा पांचवा हो जाएगा, ठीक है। पांचवा ड्रग्स मेटाबॉलिज्म। अब देखिए कोई ड्रग्स के बारे में आप जान रहे कि ये केमिकल आप चाहिए, इस ड्रग्स में ये केमिकल है और हमारे शरीर के अंदर जाएगा तो कैसे मेटाबोलाइज होगा। मेटाबोलाइज मतलब समझ रहे हो, यदि आप फार्माकोलॉजी का पहला लेक्चर देखे होंगे तो आप मेटाबोलाइज आराम से समझ सकते हैं। मेटाबोलाइज मतलब क्या, जो लीवर के द्वारा क्या कर दिया जाता, ड्रग्स को आइडेंटिफाई किया जाता, किस साइट पे ले जाके एक्शन करवाना है तो वो मेटाबोलाइज के अंतर्गत कहलाता है, ठीक। तो अब बताओ आपको हर एक केमिकल के बारे में पता चाहिए, ये केमिकल इसमें यूज होता तो आप मेटाबोलाइज भन से बता देंगे कि नहीं। तो ड्रग्स मेटाबॉलिज्म भी बायोकेमिस्ट्री का एक स्कोप है, ठीक। अब आते हैं जेनेटिक्स। देखिए अभी इस समय जेनेटिक्स लोग खेल रहे कर रहे हैं, नए नए जीन बना देंगे, नए नए जनरेशन बना देंगे। अब चलिए इतना बड़ा लेवल पे चलिए हो गया, ठीक। अब ये क्या कर देते हैं, मतलब जेनेटिक कोई बीमारी रहती है, जेनेटिक बीमारी रहती है तो डीएनए के अंदर जो सीक्वेंस रहता है, डीएनए के अंदर जैसे हमारा सीक्वेंस रहता है, जैसे आप बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत जब देखिए ये मान लेते हैं डीएनए इसका सीक्वेंस है, ठीक है, डीएनए इसका सीक्वेंस है, डीएनए सीक्वेंस मान लेते हैं इस सीक्वेंस पे वो डिजीज है तो इस डिजीज को क्या करेंगे, कट करेंगे, यहाँ से रिमूव कर देंगे, नया डीएनए का एक सीक्वेंस ला के डाल देंगे, ठीक। तो ये बताओ बायोकेमिस्ट्री जेनेटिक्स से खेल रहे हैं। अब चलो ये सब हमारे लेवल पे करना तो बैन लगा रखे हैं, ठीक है, क्योंकि नेचर से आप खेल नहीं कर सकते। मगर प्लांटों में देखा जाए तो पहले हम जब छोटे रहते थे तो कौन सा फूल कलर आता था, गुलाब का जो आता रेड कलर का आता था, मगर अब देखो अलग अलग कलर का आता। तो वो सब किससे खेल किए हैं, जेनेटिक से खेल किए हैं। जेनेटिक मतलब उसके डीएनए में कोई ना कोई चेंजेज कर दिए जिससे क्या हो जाएगा, उसका पूरा जेनेटिक कैरेक्टर ही चेंज कर दिया गया, ये हो गया। अब यही चीज़ें हमारे अंदर की जा रही है, कोई बीमारी का स्पेशल बीमारी है तो उससे किस जेनेटिक पे वो सब बायोटेक्नोलॉजी वाले अलग होते हैं। जब एमएससी करोगे बायोटेक्नोलॉजी से तो यही सब लेवल पे आपको स्टडी कराई जाती है, ठीक। यदि एमबीबीएस के बाद आप उसमें भी बायोटेक्नोलॉजी भी कोर्सेज कर सकते हैं तो उसमें भी जेनेटिक लेवल से आप खेलना रहेगा।
जाएगा। लो भैया जेनेटिक लेवल से, अब कितना मज़ेदार चीज़ है। जेनेटिक्स, बायोकेमिस्ट्री के अंदर जेनेटिक्स भी खेल है। और क्या, एंजाइमोलॉजी, एंजाइम की स्टडी करना क्या कहलाता है, एंजाइमोलॉजी कहलाता। तो एंजाइम अभी बोले हैं ड्रग्स स्टोरेज। अब बहुत सारे एंजाइम होते हैं कि एक मिनिमम और मैक्सिमम टेम्परेचर पे अच्छे से ग्रो नहीं कर पाते हैं, तो क्या कर देते हैं, जैसे अब ठंडी रहती है तो कितना भी भोजन हुर लो कोई टेंशन नहीं, खा लो कोई टेंशन नहीं कोई, क्योंकि एंजाइम अच्छे से वर्क कर रहे हैं। अब वही चीज़ें क्या हो गई, गर्मियों के सीजन में ज़्यादा खा लेबा तो बराती उराती में जैसे मान लेता तंदूरी उंदूरी पा गया, पीट देला 5-6 ठी, पनीर खा गया एक थरिया, तो उससे हमें दिक्कत होगी। क्या दिक्कत होगी वो तो आप समझ ही रहे हैं, ठीक है। तो एंजाइम अच्छे से वर्क नहीं कर पाते हैं। तो बायोकेमिस्ट्री के अंतर्गत कौन सा एंजाइम किस टेम्परेचर पे और कौन सा एंजाइम किस मेडिसिन के लिए यूज की जाती है, आप इसी में स्टडी करेंगे। तो ये सब इतने स्कोप है कि इसके बारे में टोटल हमने 7 स्कोप देखे कि इसके बारे में, स्कोप ऑफ बायोकेमिस्ट्री के बारे में। ये आपका पहले चैप्टर की पूरी तरह से एंडिंग होती है। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर।